बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक्ट है जिसका नाम है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, राइट। तो आप लोग अपना कॉपी निकालिए, साथ साथ टॉपिक का हेडिंग दीजिए ना, बात करते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। राइट। सबसे पहले हम लोग कोई चर्चा कर रहे हैं तो इसका मार्क्स का वेटेज क्या है जो एग्जाम में आने वाला है, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो समझो, जितना मुझे पेपर पैटर्न तो देख के लग रहा है कि इस टॉपिक से आप एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इससे आपका बढ़ भी सकता है, 15 मार्क्स भी यहाँ से आ सकता है। आपके पास क्वेश्चन नॉर्मली 3 to 4 मार्क्स करके आपका यहाँ से कम से कम 3 तो रहेगा और ये 4 भी हो सकता है। मेरे बात समझो, तो आप ऐसे समझो कि आपका 14 to 15 मार्क्स का वेटेज ये चैप्टर रखता है। अगर आप इंस्टीट्यूट का मैथ देखते हो ना, तो ये पूरा 33 या 34 पेज में कवर की वो उसने कर दिया इंस्टीट्यूट में, राइट। तो अगर सोचो ना, अगर 33-34 पेज पढ़ने के बाद में मुझे 15 मार्क्स मिल रहा है, हम छोड़ेंगे इसको? एकदम भी नहीं। अब इस चैप्टर में क्या है खास बात मैं तो बता दूं, इसमें लीगल टर्मिनोलॉजी जो है ना कुछ ज्यादा ही यूज हो रहा है, राइट। तो अगर आपने इस चैप्टर के जितने भी लीगल वर्ड्स हैं अगर आप उसको समझ गए ना, तो ये चैप्टर आपके लिए एकदम आसान बन जाएगा। और जब मैं स्टार्ट भी करूँगा ना अभी, तो आप लोग करने ये चीजें आसान और ये आराम से कर सकते हो। दूसरी बात, जो क्वेश्चन मैंने बोला 3 to 4 क्वेश्चन, उसमें से मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट क्वेश्चन एंड बाकी जो 2 रहेगा वो आपका केस स्टडीज बेस्ड रहेगा। तो हम लोग को दोनों टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग कवर कर सके वैसे पैटर्न से नॉर्मली हम लोग पढ़ाई करेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपके पास में वर्ड है निगोशिएबल, इसका मीनिंग क्या होता है? क्या समझते हैं द मीनिंग ऑफ निगोशिएबल? ट्रांसफर, वेरी गुड, जी हाँ। निगोशिएबल मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। ऐसे बोला ट्रांसफरेबल, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्या जो आपका ट्रांसफरेबल है, मतलब मैं किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूँ और वो भी एन नंबर ऑफ टाइम्स कर सकता हूँ, राइट। अगला मतलब क्या है? इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आज से डॉक्यूमेंट मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट। तो 2 वर्ड का मीनिंग क्या? यहाँ मैंने क्या बोला? निगोशिएबल का मीनिंग होता है आपका ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल एंड इंस्ट्रूमेंट मतलब लिख लो आपका डॉक्यूमेंट। कौन सा है? डॉक्यूमेंट, राइट। अब एक बात और भैया क्या, अब डॉक्यूमेंट्स जो आप नॉर्मली बोल रहे हो, तो डॉक्यूमेंट्स मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आएंगे? कोई भी आएंगे क्या? ना। As per निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट यहाँ पे सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट को कवर करता है। वे कौन सा? एक आता है आपका प्रोमिसरी नोट, दूसरा आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा आपका चेक। कौन सा बताओ? बिल्स ऑफ आपका प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। ये 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे नॉर्मली कवर होता है और अब हमें इन 3 इंस्ट्रूमेंट के बात भी करना है, चौथा कोई है ही नहीं। मेरे बात समझ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे कौन सा है? एक आपने बोला प्रोमिसरी नोट, दूसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा जो चेक को लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब ये एक का मीनिंग तो आप लोगों को पता है ना, आज के डेट में एक का मीनिंग तो आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। और ये जो 1881 है ये ईयर है, कौन सा ईयर? जिस ईयर में इस एक्ट को बनाने का इनिशिएटिव लिया गया होगा या जिस ईयर में ये आपका एक्ट बना होगा। अगर मैं टेक्निकली बात करूं ना, तो ये जो आपका एक्ट है ये आपका 1 मार्च 1882 से इन्फोर्सेबल हुआ है। कब हुआ है? 1 मार्च 1882 से ये आपका एक्ट इन्फोर्सेबल हुआ है, राइट। तो यहाँ पे लिखो ना डेट ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, लिख लो डेट ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी, डेट ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी बोलो कौन सा? 1 मार्च 1882, राइट। तो क्या पहला जो पड़ाव है इस एक्ट का, जो इसका नाम है उसका मीनिंग क्लियर हुआ क्या? तो निगोशिएबल मतलब क्या बोलेंगे भैया? आंसर है ट्रांसफरेबल। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा बताओ? 3 डॉक्यूमेंट बोलो कौन सा? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, राइट। क्या सेक्शन याद करना है? आंसर भी कर सकते हैं फट से। भाई किसका? इन तीनों का। अगर मैं शॉर्टकट बोलता हूँ इसे P, B और C,
अरे बोलो हाँ कि ना भैया। पी मतलब कौन सा? प्रोमिसरी नोट में कौन सेक्शन है? इसका मतलब 4, ये है आपका 5, ये है आपका 6, याद रहेगा राइट। सेक्शन 4 कौन सा है? प्रोमिसरी नोट के लेकर। बी सेक्शन के लिए क्या बताओ ना 5 और चेक के लिए कौन है 6। तो ये नॉर्मली 3 सेक्शंस हैं जो आपका कवर करता है। मैं किसका? आंसर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का राइट। तो ये बात ध्यान रहेगा क्या? PBC 4, 5, 6 डन है। 1 to the 4 नहीं, 4, 5, 6 डन। चलो भैया ये बात हम लोग समझ गए। आगे जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मेरे मन में कुछ और सवाल आ रहे हैं। मैं क्या, जब निगोशिएबल आप बात कर रहे हो तो ट्रांसफरेबल तो हम समझ रहे हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपने नाम लिया, ये जो डॉक्यूमेंट पर नाम लिया, ये सारे ट्रांसफरेबल होते हैं मतलब? आंसर है हाँ जी। आप इसको जितनी बार चाहो ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे अब थोड़ा सा एक बात समझो, मान लो मैंने एक चेक बनाया, ये मेरे पास में एक चेक है राइट। मैं किसको दूं बताओ ना? टू, किसको दे दो? आपका नाम बोलती कोमल। चलो सुनो ना, मैंने कोमल को बोला चलो यहाँ पे 5 करोड़ का मैंने चेक दिया। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, बट मैंने यहाँ पे साइन नहीं किया रे। अब बता क्या ये चेक प्रॉपर्ली इनफोर्सेबल हो पाएगा? क्या इसका पैसा इनको मिलेगा? अब सुनना एक बात और, देख क्या मैंने चेक के ना बैक साइड पे अपना साइन कर दिया और इनको चेक पकड़ा दिया, जा ऐसा कर। क्या अब इसका पैसा मिल पाएगा? बोलना। मैंने क्या बोला तुमने बात समझा? मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया है, फ्रंट पे साइन नहीं किया, बैक पे मैंने साइन करके इसको चेक दे दिया। सिक्योरिटी नहीं, मैंने आपको दिया कि जाओ एंजॉय करो, ये आपके पैसे हो गए। तो आंसर है हाँ जी, ये चेक वैलिड है। अब 2 वर्ड थोड़ा समझो। एक होता है चेक आपका बेरर बोलते हैं, होता है बेरर, और दूसरा ऑन डिमांड। कौन सा भैया? बेरर और ऑन डिमांड। ऑन डिमांड जब होगा ना तो आपका पार्टी का नाम प्लस साइन दोनों यहाँ पे होना चाहिए। और जब भी बेरर होगा ना, जो ट्रांसफर करना है, जैसे मान लो मुझे इनको पेमेंट करना है, इनको भी तो कुछ पेमेंट करना होगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर मैंने बैक साइन है तो ये किसी को इंडोर्स कर सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं, तो वैसे में आप चेक के बैक साइड में साइन करके दे सकते हो, वो भी वैलिड होता है। अब वो हम लोग तो आम जनता है ना, हमारे लिए नहीं है, वो किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए होता है। ठीक है, अब ये आप किसी को करके मत देना, आपका चेक बाउंस हो जाएगा, उससे पैसा ही नहीं मिलेगा। वो किसके लिए है? बिजनेसमैन के लिए है। बात में समझ पा रहे हैं आप लोग राइट? ठीक है भैया। अगला, अब बात मेरे मन में कौन सी ठीक है, ये जो चैप्टर आखिर आया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसको लाने का कुछ पर्पस तो होगा। देख जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो ना तो उसका पर्पस अगर समझ लिया ना तो तुम बाकी चीजें में धीरे धीरे कनेक्ट कर पाएगा। अब पर्पस मतलब ये जो आया है 3 को, आपने बोला PBC, इसका कोई काम तो होगा, ये कब काम में आएगा? अब समझ लो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ राइट। तुम्हारा नाम क्या है बोलना? अच्छा जी, चलो मैं एक एन चलेगा। चलो एन मान लो, यहाँ पे इनसे मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। मतलब मैंने बोला एन भाई साहब आप मुझे ना 1 लाख रुपए का गुड्स मुझे सेल कर दीजिए। किसको? RT को राइट। ये बोले ठीक है भैया, अपना बिल बनाया, गुड्स पैकिंग करवा के बोला भैया पैसे। हम बोले पैसे तो नहीं है, बोला गुड्स भी नहीं है। हम बोला मतलब भाई साहब एक काम करो, मैंने सुना प्रॉमिस करता हूँ, एक काम करना तुम मुझे जस्ट 1 महीने का टाइम दे, तुमको पैसा तुमको मिल जाएगा। बोला भैया ऐसे बोलने वाले बहुत लोग आते हैं, हम आपको नहीं देने वाले। हम बोले हम पे नहीं भरोसा है यार, हम तेरे टीचर रह चुके हैं, ऐसे करेगा तुम? बोला भैया बिजनेस अलग है, वो अलग है, आप फीस छोड़ दे क्या? हम बोला अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं। हम बोले तो बोला भैया ना आप एक काम करो, एक चीज पे देंगे। हम बोला क्या? लिख के दो। क्या बोला? लिख के दो। हम बोले ठीक है चल लिख के देते हैं राइट। अब बोला लिख के देते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिया, यहाँ पे लिखा आई रितेश तिवारी परचेज गुड्स फ्रॉम एन राइट एंड प्रॉमिस टू पे दिस ₹1 लाख विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। मैंने लिखा और नीचे में अपना यहाँ पे साइन करके दे दिया, साथ में ये भी साइन किया। अब 2 कॉपी लिया, एक कॉपी मेरे पास, एक कॉपी इसके पास। अब सोच ये जो डॉक्यूमेंट है, यही जो डॉक्यूमेंट है क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है बताओ? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अब बताना यहाँ पे इसको ड्रॉ किसने किया? मैंने, मतलब परचेजर ने किया है राइट। और सुनो ध्यान से, जब भी कोई डॉक्यूमेंट परचेजर ड्रॉ करेगा ना, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। कौन करेगा बताओ? प्रोमिसरी नोट राइट। और जो ड्रॉ करता है ना उसको एक और नाम बोलते हैं, कौन सा? आंसर मेकर। क्या बोलता था ना? मेकर। ध्यान है क्या? ठीक है।
दूसरा, अब सोचना, ये इसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मेरे पास में है। जैसे 1 मंथ पूरा होगा, अब मुझे इसको पेमेंट करना पड़ेगा कितना, 1 लाख का। अब सोचना, अगर मैंने पेमेंट कर दिया इसको, जो इस देख रहा है कैसे देख रहा है, पेमेंट मिलेगा, राइट। अगर पेमेंट मैंने इसको कर दिया तब तक खुश, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं ना। जो आपका प्रोजेक्ट था वो मैच्योर हो गया, पैसे मिल गए, काम खत्म। बट अगर ड्यू डेट के टाइम पे जब 1 महीना पूरा हुआ और मैंने इसको पैसे नहीं दिया, अब बताओ, अब ये क्या करेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या करेगा? मुझे छोड़ देगा, जाओ एंजॉय करो? भैया आप पे कोर्ट केस करेगा, उसके पास प्रूफ है ना। अगर पहले आपने सिर्फ अगर बोलने पे गुड्स दे देता, आप बिल बना देता और ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, तब इसके पास थोड़ा राइट्स कम था, तब वो कोर्ट फट से नहीं जा पाएगा। लेकिन अभी तो इंस्ट्रूमेंट है ना, बोलो हाँ कि ना, तो कोर्ट जा पाएगा क्या? आराम से कोर्ट जा पाएगा। आप लोगों ने अकाउंट्स में एक चैप्टर पढ़े होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पढ़ा है क्या? राइट। तो याद है जब गुड्स पहले परचेज सेल हुआ, देन बिल्स ड्रॉ, बिल्स एक्सेप्ट हुआ था। अगर ड्यू डेट पैसे मिल गए मतलब क्या, बिल मैच्योर हो गया, है ना क्या? लेकिन अगर मैच्योरिटी के बाद में, मैच्योरिटी के टाइम पे अगर पैसा नहीं मिला, तो अब वहाँ पे क्या होगा? अच्छा, बिल्स विल बी डिसऑनर्ड, तो उसका एंट्री आप लोग करते थे, किया हो ना। बट मैं एंट्री अकाउंटिंग वाला पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लीगल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो वहाँ पे आपने ना एक चीज सीखा होगा, क्या कि अगर बिल या प्रोजेक्ट हो गया ना डिसऑनर्ड, तो वहाँ पे ये ना एक पर्सन को पकड़ेगा और जाएगा कोर्ट में, और वहां पे एक पर्सन बैठा रहता है, याद है, नोटरी पब्लिक, नाम सुने हो? नोटरी पब्लिक। वहां पे जाके उस प्रोजेक्ट का नोटिंग कराएगा। क्या करेगा? नोटिंग कराएगा कि भैया इस आदमी से पैसा मिलना था, नहीं मिला है, इसका नोटिंग कर लो, राइट। ये जरूरी क्यों है नोटिंग कराना? अब सोचना, ड्यू डेट के टाइम पे पैसे नहीं दिया, ये कोर्ट चला गया, नोटिंग नहीं करा डायरेक्टली, हम कोर्ट में गए, जज साहब हम तो इसके दुकान पे गए थे पैसे देने के लिए, ये खुद दुकान पे नहीं था, हम इसके घर पे भी गए थे। अगर मैंने सब बोल दिया, क्या इस पर कोई प्रूफ है कि हम नहीं गए थे, ये बोल सके? मेरे बात समझ रहे हो? तो वहां पे पहले नोटिंग करा लिया ना, तब नोटरी पब्लिक खड़ा रहेगा इसके लिए, नहीं सर ये मेरे पास आया था, देखिए नोटिंग कराया कि गया है। मेरे बात समझ रहे हो? तो ये तरह का आपका सबूत का काम करता है इन कोर्ट। कौन? नोटरी पब्लिक। क्या यहाँ तक जो थोड़ा सा स्टोरी आप समझ पाए क्या? एक काम करते हैं, जितना टर्म्स मैंने बोला ना, एक बार मैं सबको लिखवा दूं क्या? राइट, चलो लिखते फटाफट, इस काम कर दो, कौन से बोले से ये, ठीक है? ओके, तो बेसिक बात समझ गया ना? बात करो तो चलिए सुनिए, लिखना शुरू कीजिए ना। पहली चीज है कि जो हम लोग बात करेंगे, टॉपिक क्या बात करेंगे, मैं थोड़ा सा उसको एक बार लेके बात कर लेता हूँ। टॉपिक जो मैं नॉर्मली कवर करने वाला हूँ इस चैप्टर के अंदर में, राइट। सबसे पहला रहेगा इसमें आपके पास में नॉलेज पार्ट वाला, ठीक है ना? नॉलेज पार्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे 3 चीज को लेकर। ये कौन कौन सा? एक रहेगा आपका जितना भी वर्ड्स होगा उसका मीनिंग्स को लेकर, कौन सा ना मीनिंग्स को लेकर। दूसरा टर्म जो बात करेंगे हम लोग सारे के सारे डेफिनेशंस, राइट। अगर रहेगा इसके पास में कोई जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना उसको भी, और अलग टाइप्स को लेकर, ये 4 चीज हम लोग नॉलेज वाला पार्ट में पहले कवर करेंगे। कौन सा बताओ? मीनिंग्स। अच्छा कोई बोल पाएगा मीनिंग्स और डेफिनेशन दोनों सेम होता है क्या? या लॉ में थोड़ा अलग अलग होता है? थोड़ा अलग अलग होता है, इसलिए मैंने दोनों वर्ड लिखा है, मीनिंग्स भी और डेफिनेशन भी। दोनों बात हम लोग नॉर्मली करेंगे, राइट, ठीक है भैया। दूसरा जो पार्ट करेंगे यहाँ पे एक बात करता है निगोशिएशन को लेकर। कौन सा? निगोशिएशन को लेकर बात करता है, इसको भी लेकर हम लोग प्रॉपर्ली बात करेंगे, राइट, ठीक है। और जो अगला पार्ट आएगा दैट विल बी प्रैक्टिकल वाला पार्ट, प्रैक्टिकल वाला पार्ट, राइट। अब प्रैक्टिकल वाले पार्ट में हम बात करेंगे सबसे पहला कि इन सब का क्लासिफिकेशन को लेकर बात करेंगे। जो आपने डॉक्यूमेंट देखा ना बेटा कि कौन कौन से होते हैं, बताओ? पीवीसी, कौन सा? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। सेक्शन क्या है? 4, 5, 6। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन क्या है? 5। याद रहेगा? चलो अब तुम लोग धीरे धीरे रहेगा। अच्छा सुनना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का डेट ऑफ इन्फॉर्मेटिव क्या है? 1882। अच्छा किसी के मन में एक सवाल नहीं पूछा, मेरे मन में आ गया फट से। एक्ट का नाम है एनआई एक्ट 1881, राइट, बट इन्फॉर्मेटिव 1882 में, ऐसा क्यों? उस टाइम पे 1881 में निकला था, बट इन्फोर्सेबिलिटी मतलब रूल्स में अपोज किया गया होगा 1881 में। हाँ मतलब इसका प्रपोजल अगर बात करें ना तो ये 1880 से चल रहा था एक्चुअली में,
ठीक है ना, अगर पूरा हिस्ट्री बताऊं तो, लेकिन हिस्ट्री आपकी है नहीं तो भी बात मत करो, राइट। लेकिन 1882 में प्रॉपरली ये इन्फोर्सेबल होगा। आपके सामने अभी एक्ट है जो बना बहुत पहले, लेकिन इन्फोर्सेबल अभी 3-4 दिन पहले हुआ। बोलो कौन सा? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। याद है कोरोना के टाइम पे शाहीन बाग बना था? अरे तुम लोग इतना पुराना तो नहीं लग रहा है मुझे, पता है ना, राइट। तो उस टाइम पे कितना बवाल हुआ था CAA को लेके। अब उस टाइम पे जो मोटा भाई अमित भाई क्या बोला? शांति से बैठ गया, पास तो हो चुका है ना, इन्फोर्सेबल करना है, मौका देखा कर दिया इन्फोर्सेबल। अब सारे जो हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं वो सब तो अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अब तो करना पड़ेगा, फॉलो भी होगा, राइट। अब तुम छाती पीटते रहो, क्या ही फर्क पड़ता है? यानी क्या, सेम एज अभी उन लोगों ने एक और प्लान करके रखा है। बोलो कौन सा? UCC को लेकर नाम सुना है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। जी हाँ, ये भी एक्ट आपके सामने आएगा, बहुत जल्दी आएगा। हम लोग उस जनरेशन में है ना जो बहुत सारी चीजें यूनिक हो रही है हमारे देश में, जो हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। चलो, तो आज हम क्लासिफिकेशन को लेकर बात करेंगे, और है वेज ऑफ निगोशिएशन। कौन कौन सा तरीका है निगोशिएशन का, ये भी बात करेंगे। अगला रूल्स ऑफ कंपनसेशन, रूल्स ऑफ कंपनसेशन। एंड अगला प्रोविजंस भी कुछ एक्स्ट्रा है जो हम लोग बात करेंगे। सेकेंड वाला वेज ऑफ निगोशिएशन, हैंडराइटिंग थोड़ा ब्यूटीफुल है, पूछ लेना। थर्ड वाला रूल्स ऑफ कंपनसेशन। अब सोचना, एक बात बता, पता पहले एग्जांपल ये मैंने, अगर मैंने प्रोविजनरी नोट ड्रॉ किया है, टाइम पे पैसा नहीं दिया, तुम नोटरी पब्लिक के पास जब जाएगा नोटिंग कराने के लिए, वो फ्री में करेगा क्या? नहीं, वो नोटिंग चार्ज करेगा। अब एक बता, गलती किसकी है? इसी कारण वो खर्चा आया, मेरे कारण, तो क्या तुम कंपनसेशन नहीं मिलेगा हमसे? वही चीज समझा क्या? दूसरा क्या पता तुम मेरे 1 लाख के बदले तुम किसी और को भी जुबान दे रखा हो, अब वहां पर भी तेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, वो भी किससे लेगा? मतलब मेरे से नहीं, मतलब पार्टी से। समझ रहे हैं मेरी बात? तो चलो आगे बात करें। तो अब थोड़ा सा प्रॉपर्ली निगोशिएबल को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। लिखो निगोशिएबल, मैं बोल रहा हूं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट। देखो मैं बोल रहा हूं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बगल में ब्रैकेट में लिखना है डॉक्यूमेंट, अब ध्यान रहेगा। Negotiable instrument is an instrument, bracket में है document, which is freely transferable, which is freely transferable from one person to another, which is freely transferable from one person to another by mere delivery. By mere delivery, MERE, mere delivery, or by endorsement, or by endorsement, or by endorsement. इंडोर्समेंट का मीनिंग समझ रहे हो क्या? ट्रांसफर करना होता है इसका मीनिंग। इंडोर्स मतलब क्या? ट्रांसफर करना। जैसे कि अभी मान लो, अभी मैंने इसके ऊपर प्रोविजन ड्रॉ किया है, राइट, इसके पास एक डॉक्यूमेंट है। अब मान लो ये भी किसी से परचेज किया है। आपका नाम क्या बेटा? विकास। मान लो ये विकास से परचेज किया है, तो विकास तो बोले भाई तुम पैसा दे हमको, राइट। अब बोले देखना पैसा मेरे पास अभी तो नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट है, चाहिए तो ले ले, 1 महीने बाद तुम्हें पैसा मिल जाएगा, बोला इंस्ट्रूमेंट ला। तो इंडोर्स करना होता है इसको, तो उसको देने का मतलब क्या? इंडोर्स करना। वही मैं आपको समझाने लगा कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, ये आपका एक नंबर ऑफ टाइम्स इंडोर्स हो जाएगा। मतलब कि मान लो A ने B को दिया, B ने C को, C ने D को, D ने E को, टाइम तो चल रहा है कितना दिन तक? 1 महीना। जो टाइम पीरियड है 1 महीने तक का। मान लो अगर आपका टाइम पीरियड वहां पे 6 महीने का है, तो 6 मंथ तक नॉर्मली जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? बेस होना, अगर नॉर्मली कोई टाइम पीरियड पे नहीं है और चेक ड्रॉ हुआ है, तो चेक ड्रॉ का डिस्टेंस कितना टाइम होता है?
3 months. Very good. जी हाँ, चेक कर लेते हैं ना 3 months from the date of drawing. Done. तो ये टाइम स्पेंड करने में जितना चाहो इंडोर्स कर सकते हो, राइट? अगला पेंशन से और फिर लिखना the property in such an instrument, the property in such an instrument pass to bona fide transferee, pass to bona fide transferee. बेटा bona fide transferee को अंडरलाइन करना, pass to bona fide transferee for a value, bona fide transferee for a value, right? Can someone tell me the meaning of bona fide transferee? चलो bona fide का मीनिंग किसी को पता है क्या? आप लोग लॉ पढ़ रहे हो इतने दिनों से। bona fide बोल, किसने कुछ बोला? बोला दीदी? क्या? गुड फेथ, वेरी गुड। जी हाँ, bona fide का मतलब अगर थोड़ा सा लेमन समझ में मैं बोलूँ नहीं, ऐसे बोलो कि ओनली ओरिजिनल ओनर ऑफ द गुड्स कैन सेल द गुड्स। जिस चीज का आप मालिक नहीं हो आप उसको सेल कर सकते हो क्या? नहीं ना, वही चीज तो बोलना चाह रहा है कि अगर जिस चीज का आप मालिक हो उसको आप सेल कर सकते हो इन गुड फेथ में, मतलब क्या भरोसा करने के लायक आप हो, राइट? अब तुम थोड़ा समझना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा समझना। मान लो कि एसी लगा हुआ, दीदी को तकलीफ था, बंद करा दिया। अब तो समझो एसी तो एलायंस इंस्टीट्यूट का है। अब मैं यहाँ पे हूँ एज अ मैनेजमेंट होल्डर, राइट? मेरे सामने कोमल जो है ना, मान लो विकास को ये अपना एसी बेच रही है, ये एसी मेरा है, खरीद लेना। कितना में? 5,000 में। उसको तो यार इतना सस्ता एसी लेके क्यों छोड़े? खरीद लिया, मेरे सामने खुल रहा है, खुल के चला भी गया। अब तक मैंने नहीं रोका, मैंने नहीं रोका भी नहीं। एक बात समझ कि ये जो सेल हुआ कि क्या बोना फाइड सेल है कि मेला फाइड सेल है? मेला फाइड सेल है, क्योंकि जिस चीज से तुम मालिक ही नहीं हो आप उसको सेल कैसे कर सकते हो? अब तुमसे पता है मेरी फॉल्ट क्या हुई यहाँ पे? अगर मेरे सामने कुछ चीज हो रहा है और मैंने उसको रोका नहीं, दैट इज यहाँ पे आता है रूल ऑफ ईस्टॉपेल। आपने सुना हुआ ये वर्ड, रूल ऑफ ईस्टॉपेल। वंस यू डिड नॉट स्टॉप, लेटर यू कैन नॉट स्टॉप, राइट? मतलब अगर इसने मेरे सामने से बेच दिया ना, तो अगर जब मैंने उस टाइम नहीं रोका तो बाद में मैं रोक नहीं सकता हूँ इसको। हाँ, इसको मैं क्लेम करूंगा किसके लिए? फॉर कंपनसेशन ऑफ द एसी। लेकिन मैं उसको करूंगा क्या? ना, क्यों? आपको पहले रोकना चाहिए था। बस समझ रहे हो रूल क्या? ये स्टॉपेल या इसको बोलते हैं एक्नॉलेज करना, नॉर्मली होता है। फाइन, तो बोना फाइड ट्रांसफर मतलब कौन सा गया? जो आपका ओरिजिनल ओनर है वही ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि अगर मैंने अगर पीएल को ड्रॉ किया है, जब मैंने ड्रॉ किया है तो मैं ही ट्रांसफर करूंगा ना। अब मेरे बदले में कोई और करेगा क्या? ऐसा नहीं, तब वो नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो क्या? राइट? अगला थोड़ा सा एक लाइन को और लिख लो, हेडिंग को बोना फाइड ट्रांसफर, उसको डिफाइन कर लो। लिखो ना बोना फाइड ट्रांसफर और उसको डिफाइन कर लो। लिखो someone who exchange value for property, someone who exchange value for property without any reason to suspect irregularity in that transactions. Done? Without irregularity in that transactions. Fine. यहाँ तक जो मैंने आपको लिखाया क्या क्लियर है? एक बार उसको रीड कर लो, जस्ट 10 सेकंड लगे फटाफट जो लिखा है। कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आ रहा है प्लीज पूछो उससे। मैंने रीड इट केयरफुली। डन? आगे बढ़ो। हाँ, इरेगुलरिटी। हाँ, देखो अगर मान लो कोई जो इंस्ट्रूमेंट है
अगर आपको आज मैंने दिया, राइट, आज का डेट हो गया, अब 1 महीने बाद आपको पेमेंट करना है। अगर 1 महीना हो गया टाइम पेमेंट नहीं किया, दैट इज क्लियर। आपका मान लो ड्यू डेट 5 तारीख को, पेमेंट करो 7 तारीख को, 8 तारीख को, राइट। तो ये क्या टाइम पे है? तो अगर बार-बार टाइम अगर गैप करके पैसा दोगे या फिर नॉट करोगे तो वहां पे क्या इरेलेवेंट, तो बस सस्पेंशन आया नहीं, ये सस्पेंड है, राइट। तो ये वहां पे नहीं होगा अगर बोनाफाइड हुआ तो, लेकिन बोनाफाइड है तो तब वहां पे नहीं होगा। डन है क्या? क्लियर है बात? चलिए अब थोड़ा एक और वर्ड थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। ये कौन सा मैंने बोला आपके सामने, इंस्ट्रूमेंट पेबल। वर्ड थोड़ा देखना, इंस्ट्रूमेंट पेबल। इंस्ट्रूमेंट पेबल। अब समझ, जो पेबल होता है ना, ये नॉर्मली आपके 2 पार्ट में होता है। कौन सा? जो आपको ना, कौन सा? एक होता है पेबल टू ऑर्डर, है ना, और कौन सा? बियरर। तो दोनों बात समझ लेते हैं। एक मैंने बोला आपका पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर, और दूसरा पेबल टू बियरर, पेबल टू बियरर, पेबल टू ऑर्डर और कौन सा? पेबल टू बियरर। अब सुनो, पहला पेबल टू ऑर्डर का मतलब क्या गया? तो सुना, पेबल टू ऑर्डर का मीनिंग होता है, ये बोलना चाह रहे हैं कि पेमेंट उसी को होगा जिसको आपने बोला है। क्या बोला? पेमेंट उसी को जिसको आपने बोला है। जैसे मैंने आपको थोड़ा पहले एग्जांपल दिया कि मान लो ये मेरा चेक है, तो अगर मैंने यहाँ पे किसी का ये नाम डाल दिया तो पेमेंट तो उसी के नाम पे होगा ना। किसी को हुआ क्या? असल नहीं। अब सोचना एक बात और, जब मैंने चेक डाला तो सुना, मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, लेकिन कौन सा? अकाउंट पे लिख के दिया और यहाँ पे नाम दिया, अमाउंट दिया, साइन भी कर दिया। तो क्या अब ये कोई और ले पाएगा? आंसर नहीं। मतलब क्या? ऑटोमेटिकली आई एम गिविंग ऑर्डर टू बैंक कि मतलब जिसके हाथ में चेक होगा ना उसको तो पेमेंट कर देना। दैट इज कौन सा? पेबल टू ऑर्डर, राइट। अब बात आता है बेरर का। तो बेरर मतलब कौन सा? तो सोचना, ये बोलना चाह रहा है कि बेरर वो होता है जो निगोशिएबल करने के बाद में, मतलब ट्रांसफर करने के बाद में जो लास्ट मेंबर जो होगा ना पर्सन, उसको पेमेंट नॉर्मली मिल जाएगा। और इन दैट केस जो पेमेंट करने के टाइम पे जो चेक होगा ना, जो साइन होता है वो आपका फ्रंट पे नहीं बैक पे होता है। कहाँ पे? बैक साइड ऑफ चेक, वहां पे साइन किया रहता है। दैट इज कौन सा? पेबल टू बेरर, राइट। तो एक बार यहाँ पे नीचे में थोड़ा लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो यहाँ पे, लिखो एक्सप्रेस्ड टू बी, एक्सप्रेस्ड टू बी, और यहाँ बेटा ऑर्डर में, पेबल टू ऑर्डर में पहले लिखो एक्सप्रेस्ड टू बी, और एक्सप्रेस टू पेबल, और एक्सप्रेस्ड टू पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन को अंडरलाइन करना, जिसका नाम है उसी को मिलेगा। एक्सप्रेस्ड टू बी और एक्सप्रेस्ड टू पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन को लिख के प्लीज अंडरलाइन करना इसको, स्पेसिफाइड पर्सन। इस तरह से या ऐसे आप इन्वर्टेड कॉमा में इसमें डाल सकते हो। डन है? तो चलिए यहाँ पे थोड़ा लिख लो बेरर में, देखो उसमें देखो एक्सप्रेस टू बी पेबल, एक्सप्रेस टू बी पेबल, और पे टू बेरर, और पे टू बेरर, पे टू बेरर, राइट। अगला पॉइंट थोड़ा लिखना है, स्टार मार्कर कैसे करें, ठीक है ना। नीचे में लिखना चेक्स मेड पेबल, checks made payable to a specified person and that check is endorsed, and that check is endorsed by signing on the back side of check. Check made payable to a specified person and that check is endorsed. Endorsed तो क्या? ट्रांसफर करने के लिए। Endorsed by signing on the back side of check, right? तो दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है समझ पाए? बेरर और ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? क्लियर है? अगर इसको डिफाइन करने के लिए बोला तो आप लोग लिख करा सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बात और बता दूं,
जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं आपको जैसे नोट्स में करा रहा हूँ, मैं नोट्स आपको मेंटेन कराऊंगा और इसको कराने के साथ साथ मैं अपना जो इंस्टीट्यूट का मैट है ना उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। आई होप आप लेकर आओगे इंस्ट्रूमेंट। अभी नहीं आओ कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, राइट। लेकिन नेक्स्ट क्लास से आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि मेरे क्लास में इंस्ट्रूमेंट एक बार आपको लेकर आना, ठीक है? तो दैट विल हेल्प यू अलॉट, ओके? तो चलो मैं थोड़ा सा दिखा दूं एक बार जो मैं वहां से बात करने वाला हूँ। देखिए ना, ये मैंने आपके पास बात की कौन सा, यहाँ पे जो आपके पास जो टॉपिक कवर करने की बात कर रहा है, राइट? तो आपका नोट्स में कौन सा प्रोविजनरी नोट की बात कर रहे हैं, बेस एक्सचेंज, आपके टाइप्स जो नॉर्मली बात करेंगे, इसका फीचर्स क्या है वो बात करेंगे, मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट कैसे करेंगे और रूल्स ऑफ कंपनसेशन जो बात करता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये यहाँ कुछ डेट्स है जो आप मार्क कर सकते हो। कौन सा? द एक्ट इट्स कमिंग टू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882, जो मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, राइट? ध्यान रखना। अब बात करना तो इस एक्ट के अंदर में ना बहुत सारा रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुआ है जो नॉर्मली आपको दिख रहा होगा। कौन सा? 2002 में हुआ था, फिर 15 में और लास्ट 18 में हुआ, इसके बाद में नहीं हुआ है, राइट? और एक बार बोलूं, आपके पास में जितना भी एक्ट पढ़ रहे हो जो पुराने एक्ट है, दैट इज 1872, कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सब एक्ट ऐसे है जो आपके फुल्ली मैच्योर्ड एक्ट है। मैच्योर समझते हो क्या? मतलब कि अब इसमें अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं बचा, जो था वो हो चुका है। लेकिन एक आप लोग ऐसा भी पढ़ते हो, एक नहीं दो ही बोल दो, जो अभी मैच्योर तो हुआ ही नहीं, अभी तो पैदा हुआ है। कौन? कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा आपका LLP, क्योंकि इसमें आपको अमेंडमेंट से गुंजाइश रहेगा। जैसे अगर यूनियन बजट आता है ना, तो बजट आने के टाइम पे जो चेंज आएगा उसका इफेक्ट आपको देखना पड़ेगा। और क्या पता अभी तक भी बहुत सारी चीजें उसका बाकी है जो आप लोगों को देखने को भी मिला होगा, राइट? ठीक है। अब अगर मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग तो मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दिया वहां से, तो समझ सकते हो। देखो ना, इंस्ट्रूमेंट इज एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज क्या? फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय कौन सा? कस्टम ऑफ ट्रेड, मतलब किसका? जिसका मैं बिजनेस करता हूं, मैं कर रहा हूं, राइट? फ्रॉम क्या? वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी और बाय कौन सा? इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। इंडोर्समेंट मतलब कौन सा? ट्रांसफर करना, और कौन सा? फिजिकली इसको डिलीवर करना, ले भाई अपना इंस्ट्रूमेंट, हाँ के नाम। और कौन सा? ऐसे बोनाफाइड ट्रांसफर फॉर वैल्यू, जो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, राइट? यहाँ पे बात करें तो हमको तीन इंस्ट्रूमेंट के लिए बात करना है। कौन सा? प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक। कौन सा? 4, 5 और 6 डन है। चलिए भैया अगला, ये जो मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ और आपको कुछ मॉडर्न करना होगा वर्ड्स को लेके, तो ध्यान से देखिए। देखिए क्या देखिए, पहला नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर। क्या बोला? ऑर्डर। अभी 2 मिनट पहले कौन सा? पेबल टू ऑर्डर, कौन सा? पेबल टू बेयर। ऑर्डर मतलब कौन सा? स्पेसिफाइड पर्सन के लिए ऑलरेडी नाम मेंशन किया हुआ है। और बेयर मतलब कौन सा? जब पेमेंट ईदर स्पेसिफाइड पर्सन और इंडोर्स जो हो सकता है, और जब इंडोर्स करेंगे तो चेक के बैक में क्या करेंगे? वे साइन करके दे देंगे, देन वो आप इजीली आपका इंडोर्स हो जाएगा। डन है क्या? ठीक है। अगला, इट इज एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस तो आप लोग पढ़ते हैं, मतलब कौन सा? जो नॉर्मली या तो रिटन में रहेगा या तो ओरल में रहेगा। कभी नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल ऑलवेज बी इन रिटन फॉर्म, ओरली हो ही नहीं सकता है। एक्सप्रेस मतलब जब करना है तो रिटन ना, या सिर्फ रिटन, ओरल यहाँ पे आएगा ही आएगा। डन। अगला क्या? टू बी पेबल। अगला, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल टू अ स्पेसिफाइड पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफर। अब सुनना, एक बात बोलूं, आप लोग कोई फैमिली में है जो बिजनेस फैमिली से है? किसी है? कोई नहीं है? आपके पापा जब कभी चेक ड्रॉ करते होंगे तो देखना चेक में ना वो लोग अलग टाइप के वहाँ पे चीजें वहाँ पे करते थे। जैसे आपने भी देखा होगा, तो मान लो ये मेरे पास चेक है, राइट? और ऊपर में डाली कौन सा? SBI ओनली, मैंने लिख दिया। इसका मीनिंग क्या होगा?
अब ये चेक जो जाएगा ना, इसमें बैंक लगा कहीं नहीं जाएगा, राइट? या फिर अगर मैंने डबल क्रॉसिंग कर दिया और यहाँ पे अकाउंट पे, तो मतलब क्या है, पैसा इसका अकाउंट पे जाएगा। सोचना, अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया, सिंपल सा नाम डालकर अमाउंट डाल दिया और साइन कर दिया, ये चेक कौन सा है? अच्छा, दिस इज बेयरर चेक। अब बेयरर चेक में ना कॉमन रिस्क होता है, वे क्या, अगर चेक गिर गया रास्ते में और किसी को मिल गया तो उसके बदले बैंक जाकर पैसा निकाल सकता है, लेकिन अकाउंट में ऐसा है क्या? ना, राइट? तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है, राइट? आगे देख लो, आगे बोलो क्या, असाइन इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डेबिट जो मैंने किया। अगला, एनआई इज पेबल टू बेयरर व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी सो पेबल पे बेयरर को जो हम देंगे। अगला, व्हेन द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट, जो लास्ट वर्ड के एंड नंबर टाइम्स कर सकते हैं, कौन सा, विद द पीरियड ऑफ टाइम, और जिसके पास में लास्ट रहेगा वो उसके पैसा रिसीव कर लेगा, है ना? क्या, तो ये टर्म्स यहाँ पे नॉर्मली देखता है, ठीक है? तो चलो एग्जांपल तो देखना, like a check made payable to the specified person and that check is endorsed by signing on the back of the क्या, check by the specified person, right? चलिए, अब यहाँ पे essential characteristics है which is very important for us, for exam perspective, right? इसको सर आप लोग CST वाला नाम कर रखना, कौन सा भैया? CST में क्या होता है? CST होता है कमिंग सोनिंग थिएटर। आपके लिए थिएटर कब से शुरू होने पता है ना? जून में, हाँ कि ना? मतलब जो आपका एग्जाम है, मेरे लिए थिएटर है, वहां पे ये सिनेमा घर में दिखाई देगा, राइट? समझ गए? CST मतलब क्या है? कमिंग सूनिंग थिएटर। ये सिनेमा हॉल नहीं रहे, आपका सिनेमा हॉल, एग्जाम सेंटर, देन वहां पे ये आने का चांस रहेगा, राइट? देखिए ना, पहले क्या है, बोल। चलो अब देखना, पहले क्या था ना, पहले क्या है एसेंशियल में, तो पहले बताइए इसका नेसेसिटी कौन सा? इन राइटिंग, जो अभी मैंने बोला, इट कैन नॉट बी ओरल, इट क्या हुआ, इट ऑलवेज बी इन राइटिंग। अगला क्या है, इट शुड बी क्या, साइंड। अब बिना साइन के दे सकता हूँ क्या? मैंने इसका प्रोविजन ड्रॉ तो किया, लिख भी दिया, बट मैंने साइन नहीं किया, चलेगा? नहीं चलेगा, राइट? अगला क्या है, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, राइट? और कौन सा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब सोचना, अगर किसी भी आइटम से बात करते हो, अगर उसका डेफिनेशन समझ गए तो देखना, वही तो उसके बारे में लिख के दिया है ना, जो डेफिनेशन है उसी को पॉइंट वाइज दे दिया। अगर हमारा डेफिनेशन भूल गए तो इसी पॉइंट बनाना लिख लिया जाएगा, चलेगा? नाम से मुड़ा मिलेगा। मेरे पास समझ लो क्या, अगर मैं कहें होल्डर्स टाइटल इज क्या, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, मतलब कौन सा, इसका मीनिंग समझेगा? होल्डर्स क्या बोला, टाइटल मतलब क्या, ओनरशिप, जिसके पास में उसका ओनरशिप है, जो मान लो मैंने अगर चेक होल्ड किया है तो मैं डिफेक्टिव नहीं हो सकता, मतलब क्या, बोनाफाइड होना चाहिए, मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ रहे मेरा? अगला क्या है, इट कैन बी गेट ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इट्स क्या, सेटिस्फैक्शन, एंड नंबर ऑफ टाइम्स इसको आप लेकर ट्रांसफर कर सकते हो। कहां सर? बिफोर क्या, मैच्योरिटी डेट, देन क्या, अगला, एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। क्या है? अनकंडीशनल क्या, प्रॉमिस। अब थोड़ा सोच के देखना, जैसे मैंने इसका जो नाम ड्रॉ किया था, ये क्या कंडीशन कुछ ऐड कर सकता है? मैं ऐड कर दूं क्या? असल नहीं भैया, कंडीशनल हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्या, अनकंडीशनल रहेगा हमेशा। और कौन सा है? ये आपका प्रॉमिस है, क्या आपका प्रॉमिस है, देन क्या, और क्या, ऑर्डर। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट इसका तात्पर्य यहाँ पे नहीं, आगे दिखाई देगा। बेमतलब तो सुनो, अगर मैं बोलता हूँ अनकंडीशनल अंडरटेकिंग्स, क्या बोला, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग्स, अगर मैंने ये वर्ड यूज किया तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोमिसरी नोट। कौन सा? प्रोमिसरी नोट। लेकिन अगर मैंने बोला अनकंडीशनल ऑर्डर, इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोले बताओ ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दोनों में ये मेजरली फर्क होता है। मैं फिर से बोलूं, मैंने बोला अनकंडीशनल अंडरटेकिंग्स, अगर मैंने बोला ये इंस्ट्रूमेंट में क्या बन जाएगा, प्रोमिसरी नोट, डन क्या। लेकिन अगर मैंने बोला कौन सा, अनकंडीशनल ऑर्डर, ये मैंने क्या बन जाएगा बताओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। चलिए जी आगे देख लो, The promise or order to pay क्या must consist of money only। अब जब देने की बात आएगी पेमेंट के बदले में या जो भी इंस्ट्रूमेंट के बदले में, तो मैं क्या दूंगा, पैसा। अब सोचना, क्या मैं बोलूं, सुनना, प्रोविजन नोट कितने का, 1 लाख का है ना, एक काम करना, 1 लाख का ड्रग्स ले ले, चलेगा? सुनना, एक काम कर, वाइन ले ले, चल ठीक है, वाइन भी मत ले, एक काम करना, हम तुमको 1 लाख का वाटर सप्लाई करें, वाटर बॉटल,
चलेगा ना, क्या बोला, मनी ओनली। जो भी आप दोगे वो कैश में दोगे, और मनी मतलब कौन सा, आप इंडिया में रहते हो ना, मतलब क्या, रुपीस दोगे। बात समझ पा रहे हो, ठीक है जी। अगला, द सम पेबल क्या, द टाइम ऑफ पेमेंट, द पेइंग मस्ट बी क्या, सर्टेन। अब पेइंग जिसको देना है, इसको क्या, टू हुम द पेमेंट विल बी मेड, राइट। तो क्या हुआ, सर्टेन होगा ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि पेमेंट मुझे आकाश को देना है या रोहन को देना है, तो नाम तो सर्टेन है ना, बोलो हाँ कि ना, राइट। अब एक बात थोड़ा और समझना, अगर मैंने बोला तुम फलाने ढिमकाने को दे दे, भाई कौन सा फलाना कौन सा ढिमकाना, राइट। तो जो आप नाम है, जो पे है, दैट मस्ट बी क्या, सर्टेन। एंड दूसरी बात, अमाउंट भी आप सर्टेन होना चाहिए, राइट। तो अमाउंट एंड पार्टी दोनों सर्टेन होगा तभी पेमेंट आपका हो पाएगा, राइट। तो सुनो ना, अगर किसी के पास में बुक्स है तो बगल यहाँ पे लिख लो, अमाउंट एंड पार्टी विल बी सर्टेन। लिख लो बगल में, अमाउंट एंड पार्टी विल बी सर्टेन, अमाउंट एंड पार्टी विल बी सर्टेन। वो दीदी अगला देखना, the instrument should be क्या, delivered, and mere drawing of instrument does not create liability। जो नॉर्मली आपने ड्राइंग किया तो थोड़ी ना बन जाएगा, तो आपको प्रॉपर स्टैंपिंग साइनिंग करना पड़ेगा। मतलब ऊपर के 7 एलिमेंट्स है तो वो मेरे क्या बन जाएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा। फाइन, चलिए उसी बात को यहाँ पे प्रॉपर लिख दिया। क्या पहला कहला, रिटेन होना चाहिए, साइन होना चाहिए, ट्रांसफरेबल कौन सा, फ्रीली ट्रांसफरेबल, टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। अगला, कैन बी ट्रांसफर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स बोल लो, राइट। अगला, अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर। अनकंडीशनल प्रॉमिस मतलब अंडरटेकिंग वाला केस मतलब कौन सा, प्रोमिसरी नोट। ऑर्डर मतलब कौन सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट टू पे। अगला कौन सा, सर्टेनिटी ऑफ सम पेएबल, मतलब कौन सा, जो अमाउंट देना है दैट मस्ट बी क्या, सर्टेन। और कौन सा, पेमेंट एंड द पे विल बी क्या, आल्सो सर्टेन, राइट। अगला, डिलीवर प्रॉपर्ली होना चाहिए, कौन सा, इंस्ट्रूमेंट आपका, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत डाउट नहीं था, आगे बढ़ूं मैं, चल। अगला जो सबसे पहला पड़ाव है, अब जो बात करता है इंस्ट्रूमेंट में, कौन सा, सेक्शन 4, कौन सा, सेक्शन 4, दैट इज कौन सा भैया, अच्छा सेक्शन 4 जो बात करता है आपका प्रोमिसरी नोट को लेकर, राइट। तो अभी थोड़ा पहले मैंने बोला ना, तो प्रोमिसरी नोट का खास बात क्या है, ई मेरे लिए क्या है, अच्छा अनकंडीशनल अंडरटेकिंग्स, क्या था ना, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग्स। अब एक बात और, प्रोमिसरी नोट के अंदर में नॉर्मली मेरे पास में 2 पार्टीज होते हैं। कितने पार्टीज होते हैं ना, 2 पार्टी। कौन कौन से, मेकर और पे। कौन सा, मेकर और पे। और मेकर को अगर वो चाहे ना तो एक और नाम भी दे सकते हैं, बोलो क्या, आज से ड्रॉर भी नॉर्मली बोल सकते हैं, राइट। एक बात मेरे मन में आ रहा है, प्रोमिसरी नोट को ड्रॉ कौन करेगा, बायर या सेलर, बायर। अभी मैंने बोला कौन सा, बायर। क्या सेलर प्रोमिसरी नोट ड्रॉ कर सकता है क्या, कभी नहीं। मैं सेलर क्या ड्रॉ करेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन सा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी क्या। और अगर उसकी बात करूं तो उसमें कितने पार्टी होंगे, 3। कौन कौन से, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। कौन सा, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पे। लेकिन पीएन में कितने होंगे, 2। कौन सा, मेकर या ड्रॉवर बोलो या पे, यानी क्या, मेकर कौन होगा, आसान परचेज करने से द पर्सन हु ड्रॉ द प्रोमिसरी नोट विल बी टर्म्ड एज कौन सा, मेकर। अरे बोलो हाँ क्या, सर बोला, द पर्सन हु ड्रॉ द कौन सा, प्रोमिसरी नोट विल बी टर्म्ड एज क्या, मेकर। and the to whom the payable will be made and the payment will be termed as कौन सा, pay। यानी क्या, तो लिखना तो सही प्रोमिसरी नोट को लेकर मैं बोल रहा हूँ, लिखना प्रोमिसरी नोट is an instrument, actually promissory note is an negotiable instrument, promissory note is a negotiable instrument, promissory note is a negotiable instrument in writing signed by the maker comma promise to pay, signed by the maker comma promise to pay, and it must be unconditional, and it must be unconditional to pay certain sum of money, इस लाइन को अंडरलाइन करना, certain sum of money to a certain person,
certain sum of money to a certain person. यानी क्या? तो दिस इज व्हाट promissory note, राइट? अब थोड़ा सा इस चीज को यहाँ से एक पढ़ने में आ जाओ तो देखो क्या बोला है सेक्शन 4 में बात करता है कौन सा बोला promissory note is an instrument in writing that cannot being a bank note or currency note. मैं ऐसे क्यों बोल के दिया? आप लोगों के पॉकेट में नोट तो हुआ 10 का 20 का 10 का एक बार नोट निकाला ना किसी पास है? अरे निकाल में बहुत हो कोई भी नोट निकाल ना अमीर लोग 500 निकाल सकते हैं, राइट? अब थोड़ा सा लगा लगे नहीं कैसे समझ देखना और तुम देखते हैं तो सुनना यहाँ पे लाइन होगा नीचे में देखना आई प्रॉमिस टू पे द बियर द सम ऑफ 20 रुपीस. आई प्रॉमिस टू पे, राइट? एक बार 2018 से पहले लास्ट अमेंडमेंट से पहले ये जो नोट है ना इट वाज प्रोमिसरी नोट. इट वाज क्या? प्रोमिसरी नोट. बट उसके बाद में बोला कि ना अब इसको प्रोमिसरी नॉर्मल नहीं लेंगे, ये सिर्फ आपका एक बियरर इंस्ट्रूमेंट रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा. मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोमिसरी इंस्ट्रूमेंट, उसका पार्ट है लेकिन ये हमारा जो बियर है ना उसका पार्ट नहीं बनेगा, राइट? वैसे क्यों है ये बोलता है ना ये नोट अगर सोचो मेरे पॉकेट में है तो क्या मानेगा? मालिक किसमें है, राइट? अगर ये नोट उसके पॉकेट में है तो मालिक कौन है? वो है, राइट? क्या बोलो नहीं मेरे पास से दे दे, क्या बोलेगा नहीं देखना उसमें लिखा है मेरा साइन है, ऐसे बोलेगा क्या? असल नहीं, लेकिन अगर प्रोमिनेंट जो मैंने ड्रॉ किया है उस पे मेरा साइन होगा, ड्राइंग होगा, क्या वो उसको बोल पाएगा? असल नहीं. मेरी बात समझा? तो ये भी टर्म से देखा जाता है, राइट? containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money only to क्या order a certain person bearer of the instrument, right? जिसको पेमेंट करना पड़ेगा, right? चलिए अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट कैसे बनता है देख लो. रुपीस दिया हुआ है 3 months आफ्टर डेट. आप लोगों ने आप लोग अकाउंट्स में चल रहे हैं ना बिजनेस आप लोग हो गए हो तो उसमें अब देखो ना आफ्टर डेट आफ्टर साइड क्या हुआ ना, राइट? आप लोगों पे ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट निकालना सीखा होगा. तो कैन समवन टेल मी द मीनिंग ऑफ आफ्टर डेट? बताओ इसका मीनिंग क्या है? मतलब डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद या पहले? आफ्टर डेट पहले. चलो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. आफ्टर डेट मतलब जब मैं काउंट करूंगा मैच्योरिटी डेट का तो कहाँ से करूंगा काउंट? डेट ऑफ ड्राइंग से या डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से? डेट ऑफ ड्राइंग से. आफ्टर डेट मतलब क्या? जिस दिन प्रोविजन ड्रॉ हुआ ना उस दिन से हमारा काउंटिंग शुरू हो जाएगा. अगर मैं आफ्टर डेट बोलता हूँ, अगर मैंने बोला आफ्टर साइट तब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखो. ध्यान रहेगा. इसके एक और भी है बिल ऑन डिमांड. ऑन डिमांड होता है नहीं सुना क्या तुम लोग? बिल ऑन डिमांड होता है मतलब उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है. जिस दिन मांगे तो उस दिन पेमेंट आपको वो करना पड़ेगा, राइट? सोचना अगर मैंने तुमको आज कोई चेक दिया, राइट? तुम बैंक में गई तो क्या बैंक तुमको बोलेगा सुनना पैसे अभी नहीं है 2 दिन बाद आओ, ऐसे बोलेगा? नहीं ना. ये क्या है? बिल ऑन डिमांड. जिस दिन मैंने दिया उस दिन पैसे मुझे चाहिए. सिंपल सी बात है. है क्या? चलिए अगर क्या आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश जो पे जिसको देना है, राइट? ऑर्डर दे देगा कितना रुपीस है, स्टाम्प साइन जो रहेगा उसको देंगे और जिसको देना उसका नाम देंगे, राइट? पार्टीज मैंने बोलते कौन सा? मेकर और पे. देन क्या देखो क्या है? द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कौन सा? मेकर एंड ही इज द कौन सा? डेटर एंड मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट. मस्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट. आप लोग गलती से भी मे वर्ड यूज मत करना. कौन सा? मस्ट मतलब मस्ट ही रहना, राइट? अगला क्या है? पे मतलब कौन सा? पे इज द पर्सन टू हुम द क्या? अमाउंट ऑन द नोट इज पेबल, जिसको देना है, राइट? तो पेमेंट नोट क्या होता है थोड़ा क्लियर हुआ? ये आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? देखो ये वाला ये जो आपके स्पेस में दिखाया हुआ है क्लियर है ना, राइट? चलिए अगला यहाँ पे क्या होता है? अगला है एसेंशियल प्रोमिसरी, राइट? अब जो मैंने वर्ड वहां बोला ना आपके सामने अब यहाँ पहुंच जाएगा. पहले क्या है? तो पहले इट मस्ट बी कौन सा? इन राइटिंग. अगला कौन सा? ओवर प्रॉमिसेस टू पे का
इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज ओनली यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। अगला क्या है, देयर मस्ट बी क्या एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे एंड मेयर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज इनसफिशिएंट। मतलब आपने अगर सिर्फ और सिर्फ एक्नॉलेजमेंट किया, बता दिया कि हाँ जी इतना पैसे आपको देना था, एक काम करो ना, तुम 10-20 हजार तुम्हारा बाकी है तुम दे दो। अरे भाई 10 की 20 सर्टेन है क्या? नहीं ना, तो चलेगा क्या? नहीं ना, राइट? तो ये आपको बोलना पड़ेगा ना प्रॉपर्ली, राइट? अगला क्या है देखना, अगला यहाँ पे जो बोलना चाह रहे दैट इज क्या, द प्रॉमिस टू पे से क्या डेफिनिट और कौन सा अनकंडीशनल, जो मैंने थोड़ा पहले बोला। अगला कौन सा, देयरफॉर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, राइट? तो ये आपका पीएन नहीं बनेगा। आप लोगों ने ना एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक और था वेस्टिंग एग्रीमेंट, क्या है कि फ्यूचर अनसर्टेनिटी पे डिपेंड है, होगा तो देंगे, नहीं हो तो भी नहीं देंगे। तो क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है क्या? आंसर ना, तब ये वहां पे कहानी नहीं होगा। यहाँ क्या है, सब कुछ सर्टेन है, क्या है मतलब है सर्टेन है, सर्टेन टाइम है, सर्टेन अमाउंट है, सर्टेन पार्टी है। क्लियर है क्या? चलिए जैसे क्या पर लिखना है, क्या बोला, आई प्रॉमिस टू पे बी कितना ₹500 7 days आफ्टर माय मैरिज विथ सी। अब सोचना एक बात है, तुम तो सोचना क्या बोला यहाँ पे, 7 दिन मेरे शादी के बाद में। भाई तेरा शादी कब है? मेरे पास समझ रहे हैं? अब तुम शादी बोले, हम शादी करेंगे ही नहीं, राइट? इज इट सर्टेन ना, राइट? और क्या पता सीधी शादी नहीं हो, समझ लो क्या, राइट? चलो आगे देखो ना, अगला आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500 ऑन दिस डेथ। अब मरने पे बोल रहा है, भाई कब मरेगा? तू भगवान थोड़ी ना कि तुम बोले हाँ इसी को मरने वाला है। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? डेथ ऑफ दिस सर्टेन अनकंडीशनल। अब एक बात सुनना, यहाँ पे सर्टेन क्यों बोल दिया? क्योंकि हमारे धर्म में क्या मानते हैं, मृत्यु सत्य है, बाकी सब असत्य है। समझ रहे हो ना? तो मरना तो है, राइट? अब एक चीज और है, जब आप लोग केस स्टडीज करोगे ना, केस स्टडीज जब मैं वहां पे जब बात करूंगा तो वहां पे आपको चीजों को और ध्यान देना पड़ेगा, राइट? अब यहाँ पे क्या बोला थोड़ा देखना, 500 दे रहे डी के डेथ पे ना, तो क्या बता उसका ऑलरेडी एक्सीडेंट हुआ हो, तो भैया ये हम कैसे अज्यूम करेंगे? तो ये आप अपने मन से अजम्पशन डाल सकते हो इन सर्टेन केसेस। जब हम केस स्टडीज करेंगे ना तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको समझना है, ना क्या? ठीक है, ये है a provisional note must be क्या signed by the maker, जो ऑलरेडी बोल दिया, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट एंड इनइफेक्टिव। साइन तो करना पड़ेगा। और क्या प्रॉमिस टू पे क्या, मनी ओनली, पहले ही मैंने बोल दिया। प्रॉमिस पे क्या, सर्टेन सम, मतलब कौन सा, सर्टेन अमाउंट टू सर्टेन पार्टी। अगला द मेकर एंड पे मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। अब क्या एक ही पार्टी मेकर और एक ही पार्टी पे हो सकता है क्या? मैंने खुद के ऊपर ड्रॉ कर लिया, खुद से साइन किया, अलग चलेगा? नहीं ना, एकदम नहीं चलेगा। वही चीज स्टैंपिंग होना क्या है, कंपलसरी है। अगर आप देखोगे इसका जो फॉर्मेट था ना, यहाँ पे स्टैंप करना कंपलसरी होगा, राइट? तो ये आपको यहाँ पे बोलना चाहिए। एक सूत्र पढ़ लेते हैं। बोला promissory note must be क्या, property stamp in accordance with कौन सा, as provisions of the Indian Stamp Act, and such stamp must be duly cancelled by the maker's signature or initial process क्या, stamp or otherwise। मतलब क्या, आप लोगों ने कभी किसी कंपनी को देखा होगा तो देखना स्टाम्प के नहीं, जो स्टाम्प हुआ ना स्टाम्प, तो बीच में साइन करते हैं, दोनों के बीच में। उसको लगा कि स्टाम्प जब मार दिए उसी पे साइन करना है प्रॉपर्टी कट करके, राइट? या ऐसा कुछ साइन करो ताकि उससे टच हो जाए, राइट? जिससे देखना, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये मैंने स्टाम्प कर दिया, ये मैंने स्टाम्प कर दिया, और साइन करना मैंने साइन ऐसे किया, देख पा रहे हैं? ये ऊपर में भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ लिखा हुआ, राइट? ऐसा करना, तो साइन टेक्निकली ऐसे ही होता है, राइट? तो दिस इज व्हाट अबाउट द प्रॉमिसरी नोट, ठीक है ना? ये आपका यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत है तो, राइट? तो मैं चाह रहा हूँ कि आज के इतने रखो, क्या बोलते हो, राइट? क्योंकि एक ही दिन में अगर सब पढ़ा दिया मजा नहीं आएगा।
राइट। तो सुनना, दो चीज ध्यान रखना। पहले जो मैंने आपको बोला यूनिट 1 यूनिट 2 पढ़ के आओ, अच्छे से करके आओ, और दूसरा जो अभी तक हमने किया इसको भी करके आओ, राइट। एंड वन मोर थिंग मैं बता दूं, जो हमने अभी तक किया ना, इसमें जितना भी लिखवा दिया तो लिखवा दिया, इसका मैं आप लोग को एट द एंड ऑफ द क्लास मैं इसका समराइज नोट्स भी आपको दे दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में और फास्ट कर पाओ, ठीक है ना। तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, एंड देन विल डू द सम राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल, ओके। तो आज करते इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर एंड